तक लेकर आपके दरमियान अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम तमाम अहम खबरों की तह तक जाते हैं। हम समझते हैं कि उन खबरों की गहराई क्या है, उनके क्या क्या मायने हो सकते हैं, और इसके लिए हम मदद लेते हैं अपने ब्यूरो हेड्स की, अपने तमाम साथियों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बार फिर अपने इस खास कार्यक्रम की, और पहले बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली स्थित नाभा हाउस का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान ट्रैक सूट में ही जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। हरियाणा राज्य सरकार की संपत्ति का बेहतर इस्तेमाल योजनाओं के लिए ट्रैक सूट में ही निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। अहम अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर। आज दिल्ली दौरे का दूसरा दिन है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का, और सीएम नई दिल्ली स्थित नाभा हाउस का जायजा लिया। इस दौरान ट्रैक सूट में ही निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री। ये देखिए तस्वीरें, नाभा हाउस का निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, और इस दौरान ट्रैक सूट में ही पहुंचे मुख्यमंत्री जायजा लेने के लिए नाभा हाउस का। नई दिल्ली स्थित नाभा हाउस की ये तस्वीरें हैं जिसका जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ट्रैक सूट में ही पहुंचे। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर दिल्ली से। आपको बता दें कि कल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली पहुंचे थे। कल केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात हुई थी, और आज की ये फिर एक बार दिल्ली से तस्वीरें देख रहे हैं आप। ट्रैक सूट में मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। ट्रैक सूट में ही जायजा लेने पहुंचे नाभा हाउस का मुख्यमंत्री मनोहर लाल। हमारे साथ हमारी आज की इस खास पेशकश में हमारे ब्यूरो हेड राजा पटेल दिल्ली से जुड़े हुए हैं। राजा, बहुत स्वागत है आपका। प्रदीप ठाकुर हमारे ब्यूरो हेड शिमला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, आपका भी बहुत स्वागत है। और नासिर हुसैन हमारे साथी देहरादून से हमारे साथ सीधे बने हुए हैं। नासिर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजा, आपका ही रुख कर रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिवली, खबरें अभी तक के स्क्रीन पर। नाभा हाउस का जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री। आज दूसरा दिन है उनका दिल्ली में। ट्रैक सूट में मुख्यमंत्री बड़े कैजुअल अंदाज में पहुंचे नाभा हाउस का जायजा लेने के लिए। उनके दूसरे दिन के दौरे के बारे में तफसील से बताइए राज। और बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दिल्ली का दूसरा दिन है। नई दिल्ली स्थित नाभा हाउस मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब से कुछ देर पहले पहुंचे थे औचक निरीक्षण करने, क्योंकि सेंट्रल दिल्ली की बात करें, मंडी हाउस के जस्ट बगल में हरियाणा सरकार की जो जमीन है, जो बिल्डिंग है, जो कि काफी खंडर हो चुकी है, उसका निरीक्षण करने पहुंचे थे, क्योंकि काफी बहुमूल्य और काफी कीमती ये हरियाणा सरकार की जमीन है। औचक निरीक्षण करने यहाँ पर पहुंचे थे। सभी तमाम जो अधिकारी हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, वो वहां पर मौजूद थे। इस जमीन को किस तरीके से हरियाणा सरकार यूज करे आगे आने वाले दिनों में, इसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निरीक्षण किया है नई दिल्ली स्थित नाभा हाउस का। और इस वक्त हम हरियाणा भवन में मौजूद हैं। जिस तरीके से अलग अलग प्रदेश से जो महिलाएं हैं दिल्ली पहुंचती हुई नजर आ रही हैं, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि देखिए भव्य कार्यक्रम, जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल अब सदन में पास हो चुका है, 2/3 बहुमत कहीं ना कहीं मिला। आप देखिए किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो पहुंचती हुई नजर आ रही है, और हरियाणा दिल्ली के हरियाणा भवन एक भव्य कार्यक्रम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तमाम जो महिलाएं हैं वो पहुंचती हुई नजर आ रही है। तमाम जो सांसद है लोकसभा के, अलग अलग लोकसभा क्षेत्र के सांसद भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ पर पहुंचेंगे और एक भव्य कार्यक्रम यहाँ पर देखने को मिलेगा। जिस तरीके से 2000 के करीब जो महिलाएं हैं वो लोकसभा की जो नई बिल्डिंग है वहां पर जाएंगे। देखिए आपकी जो करनाल से सांसद हैं संजय भाटिया तमाम महिलाओं के साथ यहाँ पर पहुंचे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं। करनाल के जो सांसद हैं यहाँ पर ये पहुंचे हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर तमाम महिलाएं यहाँ पहुंचती नजर आ रही है। एक भव्य कार्यक्रम दिल्ली में देखने को मिल रहा है। सर क्या आप कहना चाहेंगे? अभी जो महिलाएं हैं नई संसद भवन में भी जाएंगी। आज आप देख सकते हैं जोश बहनों का कितना। हमारी लतिका जी विशेष रूप से सभी बहनों के साथ पंचकुला से आई हैं, और कितना जोश है। धन्यवाद करने का मन है सबका मोदी जी का, कि आजादी के बाद महिला सशक्तिकरण की बात तो अनेक दल करते रहे, अनेक पार्टियां करती रही, लेकिन पहली बार मोदी जी ने, वही कहते हैं ना, मोदी जी हैं तो मुमकिन है, ऐसा ऐतिहासिक फैसला। और जो एक नए संसद भवन के अंदर पहला ही बिल महिला सशक्तिकरण नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश करके एक बहुत जबरदस्त काम किया। सबके अंदर बड़ा जोश। महिलाओं के साथ आप पहुंची हैं दिल्ली, अब कुछ देर बाद संसद भवन जाएंगे आप सभी महिलाओं के साथ, क्या कहना चाहेंगे मैम? काफी बड़ा फैसला, काफी बड़ा बिल कहीं ना कहीं कल पास होता हुआ नजर आया सेशन में।
हम सबसे पहले धन्यवाद करना चाहते हैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी का, कि जिन्होंने इतना जो बरसों से लगा हुआ था कि महिला जो आरक्षण है बिल जो 33% मांग रहे हो पास होगा कि नहीं, लेकिन उनको मंजूरी मिली है। मैं तहे दिल धन्यवाद करना चाहती हूँ। और आज हरियाणा की बहनें, क्योंकि मैं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी हूँ, पूरे हरियाणा की, पूरे देश की, और हमारी कालका विधानसभा पंचकुला से आई है, तो वो जो आए हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, अपने मुख्यमंत्री का भी। तमाम जो सांसद हैं, विधायक हैं, महिला, वो यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रही है। दूसरी तरफ देखिए जो मुख्य मंच की हम बात करें, अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचेंगे। करीबन 2000 के करीब ये महिलाएं हैं जो कि संसद भवन, नए संसद भवन में जाएंगी और आज का जो सेशन है वो देखते हुए नजर आएंगी। जी राजा, तकरीबन 2000 की तादाद में बताया जा रहा है कि महिलाएं लोकसभा में बिल पास होने की खुशी में, महिला आरक्षण बिल पास होने की खुशी में दिल्ली पहुंचेंगी। मुख्यमंत्री से भी उनकी मुलाकात होगी और बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद राजा नई संसद भवन में आज की कार्यवाही भी देखेंगे तमाम महिलाएं। अब बिल्कुल देखिए काफी उत्साहित है महिलाएं, जिस तरीके से कल 2/3 बहुमत के साथ महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है। और ऐसे में जिस तरीके से हरियाणा की बात करें, हरियाणा में जो अलग अलग लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं, उन सभी सांसदों के क्षेत्र से जो महिलाएं हैं वो दिल्ली पहुंचती हुई नजर आ रही हैं। सैकड़ों की संख्या में जो महिलाएं हैं दिल्ली पहुंच रही हैं। जो पासिस बने हैं लोकसभा में जाने के, संसद भवन में जाने के, वो 2000 के करीब महिलाओं के हैं। तो ऐसे में एक बड़ी उपलब्धि जिस तरीके से, और महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इन महिलाओं में जैसे बीजेपी की विधायकों की बात कर ले, हम अध्यापकों की बात कर ले, जो पार्षद महिलाएं हैं उनकी बात कर ले, सरपंच महिलाओं की बात कर ले, वो यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक भव्य कार्यक्रम है। सबसे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करेंगे। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा मुख्यमंच की। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से महिला सशक्तिकरण की दिशा में मोदी सरकार का ऐतिहासिक कदम, लोकसभा एवं विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, धन्यवाद मोदी जी, ये बैनर लगा हुआ है यहाँ पर पूरे हरियाणा भवन में। और अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ पर पहुंचेंगे और सभी जो सांसद हैं वो यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आएंगे हरियाणा पर। एक भव्य कार्यक्रम होगा। सभी जो महिलाएं हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करेंगी और यहाँ बस से नए संसद भवन के लिए रवाना होंगे। जी ठीक है राजा, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजा आपका। और इस बीच हम उत्तराखंड का भी रुख करेंगे। हमारे साथी नासिर हुसैन हमारे साथ बने हुए हैं उत्तराखंड से। नासिर, उत्तराखंड में भी जश्न मनाया गया। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास हो गया है। आगे का रास्ता आसानी है। जरा बताइए उत्तराखंड में महिलाओं ने किस तरह जश्न मनाया महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में पास होने के बाद। देखिए मुमताज, बहुत बड़ी बात है कि महिला आरक्षण बिल हो गया है, क्योंकि लंबे समय से इस बिल को लेकर के पहले भी ये सदन में आ चुका था, लेकिन ये पारित नहीं हुआ था। और कांग्रेस सरकार हो या बीजेपी सरकार है, इसको लागू नहीं कर पाती। लेकिन अब जब ये महिला आरक्षण बिल पारित हो गया नए संसद भवन में, उसके बाद तमाम महिलाओं में बेहद खुश वो नजर आ रही हैं। हर तरीके से जो प्रतिक्रिया आ रही है उसमें कहीं ना कहीं महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदम को सराह रही हैं। खासतौर पर अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की जो तमाम महिला कार्यकर्ता हैं वो लगातार बात को लेकर जश्न मना रहे हैं। जगह जगह पर मिठाइयां बांटी जा रही हैं, जगह जगह पर धन्यवाद देने के लिए, धन्यवाद प्रस्ताव देने के लिए तमाम जगहों पर महिलाएं इकट्ठी हो रही हैं। कई जगह ऐसा माहौल है। और साथ ही साथ इस बिल होने के बाद एक खास तौर पर, क्योंकि जो पार्टियों से जुड़ी महिलाएं हैं जो चुनाव लड़ना चाहती हैं और जिनका सपना था कि वो चुनाव जीत के सदन में पहुंचे, सभा में पहुंचे, उनके लिए बेहद खुशी का ये पल है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीट हैं और उसमें से करीब अगर 33% की बात करें, 35% की बात करें तो 23 सीट ऐसी हैं जो महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगे। अब उत्तर की विधानसभा में 30 सीटों पर अगर महिलाएं जीत करके विधानसभा में जाएंगी तो एक अलग ही माहौल होगा। और जिस पर जा रही है, क्योंकि बार बार ये देखा गया कि चाहे कांग्रेस यहाँ महिलाओं को टिकट देती थी, लेकिन इतनी संख्या में टिकट नहीं दिया जाता था जितने की उनको अब बार बार टिकट जरूर मांगा जाता था। बहुत बड़ी संख्या रहते महिला कार्यकर्ताओं की, खासतौर पर बीजेपी कांग्रेस के। अगर 23 नासिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया नासिर इस तमाम जानकारी के लिए, इस खबर की तह तक जाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और अब हम रुक करेंगे हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के हवाले से हम खबर दे रहे हैं आपको। मानसून सत्र का चौथा दिन है और सुबह 11 बजे से आज सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। विधायकों की तरफ से निजी संकल्प लाए जाएंगे आज और प्रश्नकाल के दौरान सदन गर्मा सकता है।
अहम अपडेट दे रहे हैं आपको हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के हवाले से। आज चौथा दिन है मानसून सत्र का। प्रश्नकाल के दौरान बता दें आपको कि सदन गर्मा भी सकता है। आज 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी और इस बीच अहम खबर यह है कि विधायकों की तरफ से निजी संकल्प आज लाए जाएंगे। प्रदीप ठाकुर हमारे ब्यूरो हेड शिमला से हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, आज चौथा दिन है हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही का और इस दौरान बताया जा रहा है कि विधायकों की तरफ से निजी संकल्प लाए जा सकते हैं। इस खबर को कैसे समझेंगे प्रदीप? बिल्कुल, देखिए, जब भी मानसून सत्र होता है या कोई भी सत्र होता है, चाहे बजट सत्र है चाहे शीतकालीन सत्र है, तो उसमें कुछ दिन प्राइवेट मेंबर्स डे होते हैं। और इस बार क्योंकि 7 दिन का सत्र है तो एक प्राइवेट मेंबर डे है। और जब बड़ा सत्र होता है यानी बजट सत्र होता है तो उस दौरान प्राइवेट मेंबर डे ज्यादा होते हैं। और आज जो प्राइवेट मेंबर डे होने वाला है उसमें जो विधायकों की तरफ से इसमें संकल्प लाए जाते हैं, गैर सरकारी सदस्य दिवस के तौर पर भी इसको जाना जाता है। और उसमें जो बिल लाए जाते हैं उसमें सदन में चर्चा होती है और फिर जो संबंधित मंत्री है वो उसका उत्तर देते हैं। और उसके बाद जो सदस्य जिसने ये संकल्प मूव किया होता है उससे आग्रह किया जाता है कि आप अपना संकल्प जो है वापस लें, सरकार इस पर नीति लाने पर विचार कर रही है, नीति इसको लेकर ठोस नीति ला रही है। तो आज 3 महत्वपूर्ण इस तरह के संकल्प सदन में आने हैं और उसमें कांग्रेस के विधायक 2 हैं और एक बीजेपी के विधायक का जो संकल्प है वो फिलहाल अभी जो कार्यसूची है उसमें लगा हुआ है। उसमें जो कांग्रेस के ही विधायक है सुजान सिंह भवानी सिंह पठानिया, माफ कीजिएगा, उनकी तरफ से एक महत्वपूर्ण जो संकल्प है वो यहाँ पर सदन में लगाया गया है। क्योंकि जो प्रदेश में बेसहारा पशु हैं यानी सड़कों पर गायों को, बैलों को छोड़ा जाता है और फिर उनको जिस तरह से उनकी प्रताड़ना होती है, उनको जो सड़कों पर घूमना पड़ता है, तो इसको लेकर उनकी तरफ से संकल्प लाया गया है कि जो लोग ऐसे अपने पालतू मवेशियों को सड़कों पर छोड़ देते हैं उन लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, उसे संगीन जुर्म में गिना जाए। और इसके साथ साथ इसके लिए 1 साल से 3 साल तक सजा का प्रावधान किया जाए। इस तरह का संकल्प उन्होंने लाया है और आग्रह किया है सदन से कि इस पर नीति लाने पर विचार करें। तो इस पर चर्चा होगी और जो पशुपालन मंत्री हैं वो इस पर उत्तर भी देंगे और सरकार ने क्या कदम उठाए हैं इसका जिक्र भी करेंगे। इसके साथ साथ कांग्रेस के ही एक विधायक हैं ID लखनपाल, इनकी तरफ से भी एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो है वो सदन में लाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर देखा जाता है कि एक खेत से दूसरे खेत में जाने के लिए जो रास्ता होता है उसे कई बार निजी विवाद की वजह से बंद कर दिया जाता है और फिर वो व्यक्ति अपने खेत नहीं जा पाता है और इससे लड़ाई झगड़े गांव में बढ़ते हैं। तो इसको लेकर भी सदन नीति लाए, इसके लिए कोई विचार करे और ऐसे घटनाएं कम हो, इसको लेकर उनके तरफ से प्रस्ताव है। हालांकि ये जो बजट सत्र था उस वक्त लगना था लेकिन उस वक्त ये नहीं लग पाया, फिर इसको आगे पोस्टपोन किया गया था। अब इसको इस मानसून सत्र में इस संकल्प को लगाया जा रहा है। तो काफी महत्वपूर्ण है। जीतराम कटवाल हैं, बीजेपी के विधायक हैं, इनकी तरफ से भी एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो संकल्प है वो सदन में आज लाया जा रहा है। और इसके पहले यानी प्राइवेट मेंबर डे जो बाकी बिजनेस होता है जब इसकी गतिविधियां शुरू होती है उससे पहले की अगर बात करें तो 11 बजे से लेकर 12 बजे तक प्रश्नकाल होगा और इस दौरान भी बहुत सारे मुद्दे विधायकों की तरफ से दिए गए हैं, उस पर सवाल जवाब होंगे। सदन में मुख्यमंत्री भी जवाब देंगे और जो मंत्री है वो भी इसमें सवाल का उत्तर देंगे। और इसके साथ साथ अब देखना ये भी होगा कि 3 दिन तक जो चर्चा चली उसके बाद अब ये चौथा दिन है, तो अब चौथे दिन विपक्ष की रणनीति के साथ सदन में आता है। क्योंकि विपक्ष की तरफ से ये भी कहा गया था कि आपदा के अलावा हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं, उनको सदन में उठाया जाएगा। तो हो सकता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर के जरिए उठाया जाए। आज सदन में रखे जाएंगे प्रदीप? बिल्कुल, देखिए, GST से जुड़ा एक विधेयक सदन में आज रखा जाना है और इसके साथ साथ जो नगर पालिका संशोधन विधेयक है वो भी एक सदन में आज रखा जाना है। लगभग 3 के करीब ये विधेयक हैं जो सदन में रखे जाने हैं। 2 विधेयकों को आज पारित करवाया जाना है क्योंकि उनको पहले ही सदन में रखा जा चुका था। जब पहला दिन था उसी दिन वो उसमें लिस्ट हुए थे, लेकिन उस दिन क्योंकि सदन नहीं चल पाया था तो उस दिन ये समझ लिया गया था कि जो आज की कार्यसूची में है वो सदन में टेबल हो गया है। लेकिन जो आज की अगर बात करें तो वो 2 विधेयक, एक निरसन विधेयक है और दूसरा विधेयक जो कृषि विश्वविद्यालय है पालनपुर का, उससे जुड़ा एक विधेयक है। निरसन विधेयक में कुछ ऐसे कानून है जो अनुपयोगी है, उनका कोई काम नहीं रह गया है, उनको निरस्त करना है या उनको खत्म करना है। और जो वानिकी से जुड़ा जो विश्वविद्यालय है उससे जुड़ा एक महत्वपूर्ण विधेयक आज उसमें चर्चा होगी, फिर उसके बाद उसका पारण होना है। जी प्रदीप, ये नगर पालिका विधेयक के बारे में जान सकते हैं हमारे दर्शक?
बिल्कुल देखिए, जो आज नगर पालिका विधेयक सदन में रखा जा रहा है, इसमें जो हिमाचल प्रदेश में नगर निगम है, 5 नगर निगम प्रदेश में है। हालांकि पहले शिमला ही नगर निगम हुआ करता था, तो उसमें एक ही नगर निगम था, तो उसमें जो कर्मचारी होते हैं वो एक जगह ही काम करते थे। लेकिन उसके बाद बाकी भी नगर निगम बने, और उसके बाद जो वहां पर कर्मचारी हैं, तो उनका अब एक स्टेट काडर बनाया गया है। यानी अब शिमला नगर निगम के कर्मचारी पालमपुर नगर निगम में भी ट्रांसफर हो सकते हैं, पालमपुर नगर निगम के कर्मचारी मंडी ट्रांसफर हो सकते हैं, सोलन ट्रांसफर हो सकते हैं, जो नगर निगम हिमाचल में है धर्मशाला में ट्रांसफर हो सकते हैं। तो अब ये जो 5 नगर निगम है उसमें कर्मचारी ट्रांसफर हो सकते हैं। इससे जुड़ा अध्यादेश सरकार ने पहले ही लाया था, उसको राज्यपाल की भी संस्तुति मिली थी। अब उसको, क्योंकि जो अध्यादेश होते हैं, ऑर्डिनेंस होते हैं, उनको जब भी कोई सत्र आने वाला होता है उसमें उनको बिल के रूप में पारित करना होता है, तब वो असली में कानून बनते हैं। तो इसी कानून को जो है इसमें आज इसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा, लेकिन चर्चा इसकी आने वाले दिनों में होगी और उसके बाद इसका पालन होना है। बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस बीच पंजाब से हम खबर का रुख करें। हम पंजाब पुलिस ने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। गोल्डी बराड़ के करीबी गैंगस्टरों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है पंजाब पुलिस की तरफ से। सुबह 7 बजे से ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है पंजाब पुलिस की तरफ से और दोपहर 2 बजे तक चलेगा ये ऑपरेशन। सभी जिलों में छापेमारी की जा रही है और संदिग्ध लोगों को राउंड अप करने के आदेश दिए गए। शाम 5 बजे एडीजीपी को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। ये अहम खबर पंजाब से आपको दे रहे हैं। शाम 5 बजे एडीजीपी को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। 2 बजे तक ये कार्रवाई चलेगी पंजाब पुलिस की। गोल्डी बराड़ के करीबी गैंगस्टर्स को पकड़ने के लिए छापेमारी चल रही है। बता दें आपको कि सुबह 7 बजे पंजाब पुलिस का ये ऑपरेशन शुरू हुआ था। मेरी साथी हरसिमरत कौल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं इस अहम खबर पर। हरसिमरत, पंजाब पुलिस की ये कार्रवाई सुबह 7 बजे से जारी है, जो बताया जा रहा है कि दोपहर 2 बजे तक लगातार जारी रहेगी। गोल्डी बराड़ के करीबी गैंगस्टर्स को पकड़ने के लिए कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इस खबर को कैसे समझें हरसिमरत, कितनी अहम है ये कार्रवाई पंजाब पुलिस की? जी बिल्कुल मुमताज़, आपको बता दें कि पंजाब पुलिस की तरफ से अलग अलग समय पर पंजाब में ऐसे अभियान चलाए जाते हैं जिसमें वो गैंगस्टरों के स्थानों पर छापेमारी करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी चेक करते हैं, उनके जो आसपास के जो लोग हैं उनसे मुलाकात की जाती है या उनको कई बार गिरफ्तार भी किया गया है। और अब की बात की जाए तो गोल्डी बराड़ को लेकर के ये जो छापेमारी है की जा रही है, जो कि आज सुबह 7 बजे से शुरू हुई है और ये 2 बजे तक चलने वाली है। इसके बाद शाम को 5 बजे एडीजीपी को रिपोर्ट दी जाएगी। आपको ये भी बता दें कि गोल्डी बराड़ का नाम हाल ही में एनआईए की तरफ से जो 11 गैंगस्टर्स की लिस्ट दी गई है उसमें सबसे पहले नंबर पर रखा गया है, क्योंकि अगर बीते दिन की बात की जाए तो 29 मई 2022 को पंजाब के सिंगर सिद्धू मूसेवाला कत्ल मामले में गोल्डी बराड़ का नाम आया था, जिसके बाद से लगातार गोल्डी बराड़ को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही थी। इसी बीच जो है ये सूचना मिली कि गोल्डी बराड़ कनाडा में बैठा है, पर उसके बाद जब तफ्तीश की गई और काफ़ी जो चीज़ें थी वो भी सामने आई थी कि लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर यह कत्ल जो है गोल्डी बराड़ ने कनाडा से बैठकर करवाया था। तो उस समय ये भी पता चला कि फिलहाल गोल्डी बराड़ जो है वो अमेरिका में चल रहा है। तो ऐसे में ये देखा जाता है कि इनके कौन से ऐसे गुर्गे हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं भारत में रहकर इनके एक इशारे पर काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर पंजाब की बात की जाए तो पिछले दिनों जो बड़े नाम है, जो प्रख्यात नाम है, चाहे वो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो कोई सेलिब्रिटी हो, उनको लगातार गैंगस्टर्स के द्वारा फिरौती मांगने की जो कॉल्स हैं वो आ रही थी या फिर थ्रेटन की कॉल्स आ रही थी। तो इसको लेकर के पंजाब पुलिस बहुत समय से इस तरह की कार्रवाइयों को अंजाम दे रही है। और अगर आज की बात की जाए तो आज सुबह से ही फिरोजपुर, अमृतसर, तरन तारन, मोगा और कई जिले जो हैं वहां पर छापेमारी चल रही है। और आपको ये भी बता दें कि ये जो छापेमारी है सुबह 7 बजे से शुरू हुई है और इसको लेकर के अलग अलग जहां पर पुलिस के कप्तान हैं, एसपी हैं, एसएसपी हैं, उनके थोड़ी देर में प्रतिक्रिया आनी भी शुरू हो जाएगी। फिर इन सबकी जो रिपोर्ट है वो सबको मिलाकर शाम को 5 बजे एडीजीपी को पूरी इसकी रिपोर्ट दी जाएगी। जी मुमताज। जी हरसिमरत, शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए, इस जानकारी के लिए। तो पंजाब पुलिस की ये काफी बड़ी कार्रवाई, काफी बड़ा ऑपरेशन है जो तमाम जिलों में चलाया जा रहा है। देखते हैं अब क्या रिपोर्ट सौंपी जाएगी एडीजीपी को शाम 5 बजे। बहुत शुक्रिया हरसिमरत आपका। इस बीच चंडीगढ़ से एक बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा में ग्रुप डी भर्ती को लेकर है। HSSC यानी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया है। अब प्रदेश में 21 और 22 अक्टूबर को ग्रुप डी की विभिन्न भर्तियों का रिटन एग्जाम होगा। 2 सत्रों में होने वाले एग्जाम के लिए कैंडिडेट को 1 घंटा 45 मिनट मिलेंगे। पहले सत्र में सुबह एग्जाम 10 बजे से शुरू होगा, 11:45 पर खत्म होगा और दूसरे सत्र में एग्जाम शाम 3 बजे शुरू होकर शाम 4:45 पर खत्म होगा।
तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से एक शेड्यूल जारी किया गया है ग्रुप डी भर्ती पेपर को लेकर। बताया गया है कि इसमें पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी एमसीओ बेस्ड होगा। परीक्षा ऑफलाइन आयोजित की जाएगी। प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी भाषा दोनों में ही आएगा। उम्मीदवार ने जिस भाषा से आवेदन किया है उसे उसी भाषा का प्रश्न पत्र दिया जाएगा। 2 सत्रों में ये एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी फोन लाइन पर मौजूद हैं इस आम खबर पर, उन्हीं का रुख करें। जितेंद्र, हरियाणा में ग्रुप डी भर्ती को लेकर एचएसएससी ने एक शेड्यूल जारी कर दिया है। अब प्रदेश में 21 और 22 अक्टूबर को ग्रुप डी की विभिन्न भर्तियों के लिए एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे। 2 सत्रों में ये होंगे। कैसे समझेंगे इस खबर को जितेंद्र? देखिए, बिल्कुल मुमताज, तमाम दर्शकों और अभ्यर्थियों के लिए हमने पहले भी बताया था कि ग्रुप डी के जो एग्जाम है वो 21 और 22 अक्टूबर को होने हैं, लेकिन अब इसका शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है कि किस प्रकार से कितनी देर के लिए ये पूरी जो परीक्षा है वो होने जा रही है। करीब 1 घंटे 45 मिनट का जो इसका शेड्यूल है वो रहेगा और 2 चरणों के अंदर जो है परीक्षा होगी। पहला एग्जाम जो है 21 तारीख को सुबह 10 बजे शुरू होगा और 11:45 पर खत्म होगा, और दूसरा 3 बजे शुरू होकर के 4:45 पर खत्म होगा। और ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न है वो इसके अंदर होंगे। परीक्षा पूरे तौर पर ऑफलाइन होगी और अंग्रेजी और हिंदी भाषा के अंदर रहने वाली है। जिस भाषा का चयन अभ्यर्थियों की तरफ से किया गया होगा उसी अनुसार जो है उनको प्रश्न पत्र भी दिया जाएगा। तो सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो अभ्यर्थी लगातार इंतजार कर रहे थे इसके शेड्यूल को लेकर के, इसकी पूरी प्रक्रिया को लेकर के, वो अब सामने आ चुका है। और अक्टूबर माह के पहले सप्ताह के अंदर जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो अपना एडमिट कार्ड भी जो है डाउनलोड कर पाएंगे ताकि उन्हें सेंटर्स का पता चल सके। मुमताज, करीब 13 लाख से अधिक जो अभ्यर्थी है उनकी तरफ से इसको लेकर के आवेदन किया गया है। सरकार को इसके लिए बहुत बड़े स्तर पर मुकम्मल तैयारी भी करनी होगी। तो वहीं एचएसएससी को भी परीक्षा कंडक्ट कराने को लेकर के तमाम व्यवस्था जो है वो सुचारू रहे, दिव्यांग व महिलाओं को ज्यादा दूर का सेंटर ना मिले, इन बातों को सुनिश्चित करना है। और इसको लेकर के लगातार बैठकों का दौर चल रहा है ताकि इस प्रकार की समस्याओं से अभ्यर्थियों को दो चार न होना पड़े। बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र, इस बातचीत के लिए, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।